नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 16वां अध्याय। बकुल कथा से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। इसके अलावा बकुल कथा के आगे के 2 भाग, प्रथम प्रतिश्रुति और स्वर्णलता के सारे पार्ट्स अपलोडेड हैं। पूरा उपन्यास आप स्वर्णलता तथा प्रथम प्रतिश्रुति की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट में भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का 16वां अध्याय। हाँ, अकस्मात ही एक दिन वह चिट्ठी आ पहुंची थी। अनामिका देवी अवाक हो गई थी। आदमी तो बड़ा विचित्र बच्चा सा है, अभी तक उस कहानी की बात को गांठ बांधे हुए है। अभी भी यह सोचता है कि वह कहानी उसे अच्छी लगेगी। महज अकेले उसे समझकर वह परम आनंद का उपभोग करेगा, या फिर परम वेदना से एक दीर्घ निश्वास फेंकेगा। उस निश्वास की को विरही हृदय के तप्त श्वास से मिला देगा। ईश्वर को मालूम है क्या सोचता है वह, मगर ताज्जुब तो लगता है। ताज्जुब होता है यह सोचकर कि माधुरी बहू को वह प्राणों के समान प्यार करता है। निबिड़ गहरी स्नेह सहानुभूति भरे उस प्रेम की बात बकुल की अजानी नहीं, अजानी अनामिका देवी के लिए भी नहीं है। लेकिन अतीत कौशार्य काल के प्रथम प्रेम नामक हास्यकर उस नासमझी को वह आज भी जकड़ कर पकड़े हुए है। आज भी हृदय की अतल गहराई में उस नासमझी के लिए हाहाकार है। हो सकता है उसके बच्चे जैसे इस मन को बनाए रखने की जड़ में माधुरी बहू के अनूठे हृदय के निष्कलुष प्रेम का अवदान ही है। माधुरी यदि दुनिया की अन्य असंख्य स्त्रियों जैसी ईर्ष्या, द्वेष, संदेह और अभिमान वाली स्त्री होती, यदि वह अपने अधिकार की पैनी तीखी छुरी से उस अबोध से आदमी की उस नासमझी को टुकड़े टुकड़े करके उखाड़ फेंकने में लगी होती, यदि वह उसे यह समझाकर ही रहती कि उस प्रथम प्रेम को अब भी परम प्रेम की तरह यूं पालना तुम्हारे लिए महापाप है, तो क्या होता पता नहीं। शायद वह मूढ़ आदमी उस कठोर शासन से कुंठित होकर सिमट जाता या अपने को समेट लेता। लेकिन माधुरी बहू ने कभी ऐसा नहीं किया। उसने मानो उसे मातृ हृदय से प्यार किया है, बंधु हृदय से। उसके प्रथम प्रेम की इस निष्ठा की माधुरी बहू श्रद्धा करती है। पत्र माधुरी बहू भी बकुल को लिखा करती थी। यह कहा जा सकता है माधुरी बहू ही लिखती थी। निर्मल ने तो मात्र 2 बार लिखा, वही बहुत दिन पहले 2 पंक्तियों का एक। उसमें क्या लिखा था अनामिका देवी भूल ही गई। उसके बहुत दिनों के बाद यह पत्र। संपर्क रखती थी माधुरी बहू। बदली होकर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसा क्वार्टर मिला, जगह कैसी है, ऐसी ही छोटी मोटी खबरों से भरी चिट्ठी। पर बकुल नियमित जवाब देती थी, तो बिल्कुल भी नहीं। शुरू में भद्रता से दिया था जवाब 2-1 का, फिर नहीं। लेकिन क्यों? उसके बाद क्या वह अभद्र हो गई, या अहंकारी, या आलसी? यह सब कुछ नहीं। बकुल निषेधाज्ञा पालन करने में स्तब्ध हो गई थी। बकुल के बड़े भैया की निषेधाज्ञा या निर्मल की बड़ी ताई जी की। बकुल ने वह मनाही मानी थी? नहीं, उस समय वैसी कोई हास्यास्पद घटना नहीं घटी। निषेधाज्ञा स्वयं पत्र देने वाली की थी। माधुरी बहू ने स्वयं ही लिखा था, अपने समाचारों की चिट्ठी मैं कभी कभी दिया करूंगी बहन, उससे तुम्हें खुशी हो ना हो मुझे होगी। तुम लेकिन जवाब मत देना बहन। क्यों? जरूर सोच रही होगी, या यह फिर ऐसी भलमानस क्यों हुई, सो तुम सोचो। मगर मैं यह अभद्रता कर रही हूँ। ऐसी अभद्रता दुनिया में शायद और किसी के साथ नहीं कर सकती, पर चूंकि तुम हो इसलिए कर सकी। नहीं जानती ऐसा इसलिए कर पा रही हूँ कि तुम लेखिका हो, या इसलिए कि तुम मेरे पति की प्रेमिका हो। जो भी हो, सारांश इतना ही कि कर सकी। इसके बिना उपाय भी क्या? जिस दिन तुम्हारी चिट्ठी आती है, इस आदमी का खाना सोना बंद हो जाने की नौबत आ जाती है। खाने बैठा तो भूख नहीं, सोने गया तो रह रहकर लंबी उसास। और ऐसा भी संदेह होता है मुझसे शायद ईर्ष्या ही करता है। जो चीज़ उसके लिए दुर्लभ है वह मैं किस आसानी से पा जाती हूँ, यह ईर्ष्या का विषय भी हो सकता है।
मगर हजरत को हिम्मत करके लिखने की जरूरत भी नहीं। मैंने कहा था, मेरी चिट्ठी क्यों पढ़ रही हो? यह तो कहो, जी चाहे खुद लिखकर जवाब मंगाओ। मेरी चिट्ठी में तो ठेंगा है, तुम्हारी चिट्ठी में बल्कि रोमांस वोमांस हो सकता है। इसका कोई ठीक जवाब ही नहीं दे सका वह। चिट्ठी रखकर बोला, ठीक है, नहीं पढ़ूंगा। जरा समझो बहन, ऐसे में मान गंवाकर पढ़ भी नहीं सकेगा। नतीजा होगा दीर्घ श्वास और बढ़ेगा। ऐसे ही चिट्ठी लिखा करती थी माधुरी बहू। एक बार लिखा था, कभी कभी सोचती हूँ अजीब है कि तुम लोग पत्राचार क्यों नहीं करते। चिट्ठी में समाज को अब कहाँ तक रसातल में भेजा जा सकता है। फिर सोचती हूँ छोड़ो, यही ठीक है। लक्ष्मी के पिटारे में रखी अशर्फी तुड़ाने के लिए नहीं निकालना ही ठीक है। और एक बार लिखा था, अरे बाप रे, धीरे धीरे कैसी लेखिका हुई जा रही हो। यहाँ तो तुम्हारे नाम की जय जयकार है। मैं तो बहना मर भी जाऊं तो यह रहस्य खोलने की नहीं कि लेखिका मेरी जानी पहचानी है। जरूरत भी क्या है कहो, लाकर दिखा तो नहीं सकूंगी। और फिर यह भी सोचती हूँ, सचमुच ही क्या जानी पहचानी है। जिस तुमको देखती हूँ, बातें करती हूँ, हताश प्रेम की नायिका कहकर कभी कभी करुणा भी कर बैठती हूँ। ये सब जटिल कुटिल भयंकर भयंकर कहानियां क्या उसी की लिखी हुई हैं, या कि और कोई लिख देता है? सच कहूँ बहन, तुम्हारे मुंह की भाषा से तुम्हारे लिखने की भाषा का बिल्कुल मेल नहीं है। बीच बीच में इस बदनसीब आदमी के लिए माया हो जाती है। बेचारा ऐसी एक निधि को घर ला सकता, विधि वाम हो गया। उसके बदले नसीब क्या हुआ? तो यह गाजर। श्लेष में नहीं लिखती, ईर्ष्या से भी नहीं। माधुरी बहू का मन ही तो सहज सरल था। औरत का मन ऐसा ईर्ष्या रही तो बड़ा दुर्लभ है। माधुरी बहू ने कहा था, लक्ष्मी की पिटारी की अशर्फी को नहीं तोड़ाना ही ठीक है। फिर भी उस बार निर्मल ने वह अशर्फी निकाल ली थी। पता नहीं माधुरी बहू को जताकर या बिना जताए। जताया नहीं था शायद, संभवतः दफ्तर से ही लिख भेजा था। कहाँ कहाँ है वह कहानी, इस जिस कहानी को केवल तुम समझोगी और मैं समझूंगा और कोई नहीं समझेगा। पत्र का जवाब नहीं चाहिए, कहानी ही पत्र का उत्तर होगी। चिट्ठी के उत्तर की मनाही निर्मल ने भी की थी। पढ़कर हंस पड़ी थी अनामिका देवी। नसीब बुरा नहीं है, लोग पत्र लिखकर जवाब देने को मना कर देते हैं, लेकिन उत्तर के रूप में जो चाहा था, जिसके लिए दिनों महीनों प्रतीक्षा की थी, कहाँ है वह कहानी? अनामिका देवी के जीवन में वही एक विदारण रेखा खिंची हुई है। वह कहानी नहीं लिखी गई। हालांकि उसके बाद कितनी ही कहानियां लिखी, अभी भी लिखती जा रही है, परंतु वह कहानी क्या बिल्कुल ही नहीं लिखी गई? उस रोज महाजाति सदन से लौटकर अनामिका देवी ने आकाश के किसी नक्षत्र से धीरे से यही पूछा था, मैंने क्या तुम्हारी अपनी कहानी लिखी ही नहीं? बिल्कुल लिखी है, लिखी है, लिखी है। अनेक छल से, नाना रंगों में, विविध परिवेश के माध्यम से अपनी कहानी को धूल ही धूल बनाकर बहुतों की कहानी में मिला दिया। लेकिन तुमने नहीं जाना, मैंने बहुत सी कहानियां लिखी, सिर्फ मेरी तुम्हारी वह कहानी कभी नहीं लिखी। तुमने बहुत बार कहा, फिर भी नहीं लिखी। तुम बच्चे की तरह प्रतीक्षा करते रहे, बच्चे की तरह निराश हुए। मैं यह बात समझ भी गई, फिर भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया यह मैं ठीक से नहीं जानती, शायद मुझसे बन नहीं पड़ा। फिर भी आज उस बात को सोचकर मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी पीड़ा। नक्षत्र ने इस बात पर विश्वास किया था। विश्वास करने की तो बात ही नहीं, उसने तो आकाश के आसन पर बैठकर सब कुछ देखा था। महाजाति सदन में एक विशाल सांस्कृतिक अनुष्ठान हुआ। भीड़ से हॉल का बुरा हाल। रोशनी से जगमगा रहा है प्रवेश द्वार। एक बहुत बड़ी गाड़ी से उतरी अनुष्ठान की अध्यक्षा। गाड़ी इन्हीं लोगों ने भेजी थी। शांत प्रसन्न चेहरा, भद्र और सुरुचिपूर्ण वेश विन्यास। आयोजकों के झुककर नमस्कार करने पर प्रति नमस्कार कर रही है। मोहल्ले का वह एक लड़का, राजेंद्र लाल स्ट्रीट में कहीं पर उसका घर है, जिसने अनामिका देवी से मांग कर जाने कब इस आयोजन का एक प्रवेश पत्र जुटाया था। उसने कैसे तो उन बड़े बड़ों से घिरी अध्यक्षा के करीब जाकर खूब धीमे स्वर से कहा, इधर आप भी घर से निकली? और उधर उसी क्षण बगल के मकान में एक बड़ी दुखद घटना हो गई। जोरों का रोना धोना। वह छोकरा अनामिका देवी के निकट आने की जैसी चेष्टा कर रहा था। उसने अनामिका देवी ने समझा उनके साथ साथ जाकर वह पहली पंक्ति की कुर्सी पर बैठने का मंसूबा बांध रहा है। टोले के लड़के सुयोग सुविधा का मौका ढूंढते हैं, घर के लड़के नहीं। अनामिका देवी के भतीजे उनकी गतिविधि के संबंध में कभी मामूली सा कौतूहल प्रश्न भी नहीं करते।
कभी किसी अच्छे अनुष्ठान का प्रवेश पत्र देकर भी देखा है। उन्हें जाने का समय ही नहीं, मगर पैसा खर्च कर उसमें वाहियात चीज देखने गए हैं वे। दूसरे ही दिन शायद टोले के लड़के ही मौके की ताक में करीब आते हैं। अनामिका देवी ने सोचा वही बात होगी, लेकिन उस लड़के ने आकर हठात बगल वाले मकान की खबर दी। बोला, जैसे ही आप निकली। अनामिका देवी ने धुंधले तौर पर एक बार अपने घर के अगल बगल के घरों को याद किया। तो क्या ताराचरण बाबू की माँ चल बसी? बहुत दिनों से बीमार थी। बोली, अच्छा। मैं तो आयोजकगण आगे बढ़ने लगे। उस लड़के को वे लोग हटाते रहे, पर वह भी जैसे जिद्दी हो। वह शायद ऐसे ही स्वभाव का है जो किसी को कोई धुनसंवाद देने की प्राप्ति योग समझता है, इसलिए सुयोग को फिसलने नहीं देता। वह साथ साथ बढ़ता जा रहा था। हॉल के अंदर पहुंच गया और एकाएक मौका पाकर बोल उठा। आप कैसे जानती? उसी समय तो तारा आया। आपके पड़ोस में सुनिर्मल बाबू थे ना, बक्सर में रहते थे। अपनी बात तक वह पूरी नहीं कर सका। तब तक अनामिका देवी को मंच पर ले जाने के लिए लोग उन्हें ग्रीन रूम की तरफ ले जा चुके थे। सबके सामने हिलते हुए मखमली पर्दे के पीछे उन्हें ढंग से बिठाकर शुभ मुहूर्त में पर्दा उठाएंगे। सोचते हुए अभी भी अनामिका देवी को विस्मय की था नहीं मिलती। समझ नहीं सकती सच ही वह घटना घटी थी या नहीं, लेकिन घटी थी। नाटकीय ढंग से पर्दा उठा। उत्सुक दर्शकों ने देखा कुर्सियों पर अध्यक्षा, मुख्य अतिथि, उद्घाटन करता बैठे हैं। उसके बाद नाटक के दृश्यों की तरह ही एक के बाद एक देख पाई थी। स्वागत गीत के बाद तीनों प्रधान अतिथियों के गले में फूलों के हार डाले गए। संयोजक ने उदात्त भाषा में अपना लक्ष्य, आदर्श आदि बताया। उसके बाद एक एक करके उद्घाटनकर्ता, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष ने भाषण दिया। अंत में समाप्ति संगीत। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए फिर से पर्दा गिराया गया। सभानेत्री का भाषण हुआ तो था। ऐसे जमे जमाए आयोजन में त्रुटि हो सकती है भला? उसके बाद अस्वस्थ हो पड़ने से अध्यक्षा यदि घर चली जाएं तो आयोजन में त्रुटि की कोई बात ही नहीं। आयोजन में कोई त्रुटि नहीं हुई। अध्यक्षा के भाषण में भी त्रुटि का लेश नहीं था। आयोजकों में से एक ने कहा भी, वे ऐसा ही सरल, संक्षिप्त और हृदयग्राही भाषण चाहते हैं। लंबा भाषण सुहाता नहीं। अतएव यह माना जा सकता है सभा सफल हुई और कृतज्ञता ज्ञापन, धन्यवाद, शुभेच्छा ज्ञापन आदि भी सुचारू रूप से ही हुआ। आकाश के उस नक्षत्र ने आकाश की खिड़की से झांककर कुछ तो देखा था। फिर कैसे विश्वास करे कि यह भयंकर पीड़ा सच्ची है? विश्वास ही नहीं किया, निश्चय ही विश्वास नहीं किया। शायद उसने चुपचाप हंसकर कहा था, इतनी ही पीड़ा थी तो वे सहेजी हुई बातें चली कैसे आई? सुनते ही तो तुम बेहोश हो जा सकती थी। ऐसी स्थिति में जो बहुत ही स्वाभाविक था। उस आकस्मिक अस्वस्थता को लोग कैसा अस्वाभाविक भी नहीं मानते। कहते गर्मी से हुआ, बेहद दिमागी परिश्रम से हुआ, या कहते शायद शायद अस्वस्थता में ही आई थी। और क्या, सभा भंग हो जाती। पागल! अजी राजा के बिना राज्य चलता है? अध्यक्षा के बिना सभा नहीं होती। कितनी जगहों में तो यूं ही सभापति अंतर्धान होते हैं, बस आ ही चले, आ ही रहे हैं, लिवाने के लिए गए होंगे लोग। कहते कहते आखिर आयोजक और किसी को सभापति के आसन पर बिठा देते हैं। अनामिका देवी उस दिन बेहोश हो गई होती तो वही होता। इसके सिवा और क्या नुकसान होता? लेकिन उस मूर्ख अध्यक्षा ने जी जान से उस होश को ही पकड़े रखने की चेष्टा की। अनामिका देवी ने सचमुच यही किया था। भाग जाने की चेष्टा करने की वस्तु को पकड़े रखने के लिए उन्होंने एक युद्ध का मनोभाव लेकर संग्राम क्षेत्र में कदम रखा। हार नहीं मानूंगी, हरगिज हार नहीं मानूंगी। किसी को समझने नहीं दूंगी, जानने नहीं दूंगी कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। संभव हुआ था? बकुल ने बहुत बार आप ही आप अपने से पूछा, कैसे संभव हुआ? इसका मतलब यह है कि इस मन नामक चीज का कोई चरित्र नहीं है। यह केवल परिवेश से नियंत्रित होता है। भगवान के बारे में बकुल को कभी भी खास कोई ख्याल नहीं था। चलते नियम से ही भगवान शब्द का व्यवहार करती थी। भगवान ने खूब बचा लिया। गनीमत है कि भगवान ने ऐसा नहीं किया, ऐसा ही, इसके अलावा और कहाँ कुछ। केवल इसी एक मौके पर भगवान को आमने सामने रखकर बकुल ने प्रश्न किया। अभी भी करती है। भगवान के नाम पर बोलने की आदत वही पहली बार हुई। बकुल की वही छंद की पगध्वनि उठते ही वह ध्वनि संजली दी के पास पहुंच जाती थी। यही सदा का नियम है। केवल उसी एक बार महाजाति सदन के अनुष्ठान के कई दिन बाद बकुल की वही में छंद का चरण पड़ा, परंतु सजली दी के पास नहीं पहुंचा। वह उस वहीं से ही समाधिस्थ हो गया। वह वहीं जिसके पन्ने की तलाश में वह चिट्ठी अभी भी खोई है। कहाँ कहाँ है हम लोगों की वह कहानी? ना,
संजनी दी के पास कॉपी का वह पन्ना नहीं पहुंचा। गया होता तो उस पर शायद जतन की छाप पड़ती, पता चलता छंद में कितनी त्रुटि है, शायद शायद विन्यास में कितनी दक्षता है। शायद अंत तक वह पूरी भी होती, किसी एक स्थान पर समाप्ति की रेखा खींची जाती। पर नहीं गई सजली दी के पास वह कॉपी। वह गवाह होकर कॉपी में ही पड़ी रही। हालांकि बकुल ने उसी रात को नहीं लिखा था कि अक्षमता को माफ किया जाए, लिखा तो कई दिनों के बाद था। कितने दिन हो गए, कॉपी के पन्ने का रंग पीला हो गया, पर कविता उसकी अधूरी रह गई, पूरी ना हो सकी। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि मन नाम की कोई सत्य वस्तु है? नहीं है, मन नाम की कोई सत्य वस्तु नहीं है, कम से कम अनामिका देवी में तो नहीं। यदि होता तो उसके बाद और भी इतनी इतनी कहानियां नहीं लिख सकती थी। रहा होता तो वह चिट्ठी ही उनकी कलम की नोक को धर दबाती, कह उठती, रुको रुको, शर्म नहीं आती तुम्हें? भूल जाती हो नक्षत्र रात दिन ताकते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कलम अबाध गति से चल रही है, बल्कि दिनों दिन और धार वाली और जोरदार हो रही है। कम से कम शंपा तो यही कहती है। शंपा अपने को इस युग की पाठक पाठिकाओं की प्रतिनिधि समझती है। वह यदा कदा आकर कहती है, अच्छा यह तो कहो बुआ, तुम ऐसी भीगी बिल्ली सी क्यों हो? अगर किसी भी बात पर अनामिका देवी आश्चर्यचकित नहीं होती तो इसलिए हंसती है। क्या कहती है, इसका जवाब मेरे सृष्टिकर्ता के पास है। पर तू ही ऐसी बाघिन पैटर्न की क्यों है? यह भी तो एक प्रश्न है। फिजूल की बात छोड़ो, शंपा उद्दीप्त गले से कहती, देखने से तो तुम एक भूतरी बुआ जी लगती हो, मगर कलम से ऐसी जबरदस्त रचनाएं कैसे निकालती हो?